11th का। हिंदी का विषय आपका हिंदी होने वाला है, हिंदी ऐच्छिक, जिसका आपको सब्जेक्ट कोड यहाँ दिख रहा होगा। तो इसका आज हम सैंपल पेपर हल सहित देखने वाले, आपका टर्म 2 के अकॉर्डिंग जो है करवाया जाएगा। और यहाँ जो सैंपल पेपर्स दिए गए हैं वो आपको जो है क्वेश्चंस के बाद ही आंसर्स देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छी तरह जो है मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे समय आपके पास 2 घंटे, 40 नंबर का आपका ये पेपर होगा। सामान्य निर्देश कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित जो निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करिए। दूसरा कहा गया है इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न पूछे गए, ये 2 खंड में है और प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। तो यहाँ आपका जो है नीचे से क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपका खंड का आता है सेक्शन ए। यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या दिख जाएगी और यहाँ पे अंक लिखे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था साप्ताहिक बाजार का दृश्य आपको तैयार करना था। निम्नलिखित दिए गए 2 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर जो है आपको लगभग 150 शब्दों में दृश्य लिखना था। 4 नंबर का ये आपका क्वेश्चन था। दृश्य लेखन जो है, अगर आपने अपनी सपोर्टिंग देखी होगी तो आप जब भी आप कहीं जाते हैं घर से बाहर, आपने क्या देखा उसको नोट कर लेना, वही दृश्य लेखन होता है। तो साप्ताहिक बाजार यानी बाजार में गए आप, ठीक है, और वहां का दृश्य लेखन में कुछ सब हेडिंग जो ऊपर लिखनी होती है कुछ इस तरह से मैंने लिख दी है। बाकी ये लिखा है साप्ताहिक बाजार के दृश्य में, ये आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको थोड़ा पढ़ के भी बता देता हूँ। हमारे क्षेत्र में प्रत्येक शुक्रवार बाजार लगता है, क्योंकि ये शुक्रवार को लगता है इसलिए इसका नाम जो है शुक्र बाजार जो है पड़ गया है। इस बाजार में भाग लेने वाले दूर दूर से आते हैं। बाजार दोपहर बाद जो है लगना शुरू हो जाता है। बाजार के बारे में आपको बताना है, फिर आप जो है गए उसमें क्या क्या देखा आपने, बहुत सारी चीजें जो है आप इसके अंदर लिख देंगे। बाकी आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। सारी चीजें मैं आपको, ये मैंने खुद बनाया है, तैयार किया है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे। ये आपका जो है दृश्य लेखन 4 नंबर का है, 4 नंबर के अकॉर्डिंग जो है आप लिख देंगे। फिर इसी में जो है आपके आगे लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे, आपने क्या क्या देखा। जैसे यहाँ रेडीमेड गारमेंट से लेकर जो है सुई धागा तक मिलता है, बाजार के बारे में बताना है आपको। आप गए तो क्योंकि बाजार में सस्ता सामान मिला, वहां पे क्या क्या देखा आपने, किन लोगों को देखा, बहुत सारी चीजें जो आप नॉर्मली जो बाजार में जाते हैं तो उसमें जो है आपको दृश्य लेखन करना था। इसी के अथवा में भी जो दृश्य लेखन दिया गया था, लेकिन ये दिया गया था वैवाहिक समारोह में विदाई का दृश्य, ठीक है। तो इसकी सब हेडिंग आपको कुछ इस तरह से बना लेनी है। सब हेडिंग जो है एक तरह से आप नोट कर सकते हो जो इसके अंदर आपने देखा। जैसे विदाई अनुष्ठान है जो अलविदा या विदाई को संदर्भित करती है। विदाई समारोह में एक हिंदू शादी के अंतिम चरण का प्रतीक है, जहां दुल्हन के माता पिता अपनी बेटी की विदाई करते हैं। यह दुल्हन के जीवन में नई शुरुआत का भी प्रतीक है। एक बार शादी के सभी रस्में खत्म हो जाने के बाद परिवार और रिश्तेदार दुल्हन के साथ शादी स्थल से बाहर निकलते हैं। माता पिता अपनी बेटी को थामे हुए दूल्हे से अनुरोध करते कि वह बेटी की जो है देखभाल करे और हमेशा अपनी वैवाहिक जिंदगी को खुशी पूर्वक जो है व्यतीत करे, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर आप शादी में तो सभी हुए होंगे, ठीक है, गए होंगे शादी में, जहां आपने देखा होगा किस तरह जो है विदाई होती है। तो विदाई के ऊपर आपको जो है दृश्य लिखना था। यहाँ अधिकतर हिंदू धर्म में जो है दहलीज को पार करने से पहले दुल्हन अपने माता पिता के घर की ओर अपने सिर के ऊपर 3 बार चावल और सिक्के की एक मुट्ठी फेंकती है। वह अपने माता पिता को गले लगाती है और अपने आगे नए जीवन के लिए उनकी वे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर ठीक है, उनके पैर छूते हैं। विदाई समारोह में अंतिम अनुष्ठान इस अवसर के लिए एक अच्छी तरह से सजाए कार में जोड़ा कदम देखता है और उनकी अंतिम विदाई शुरू होती है। दुल्हन के भाई और चचेरे भाई अपनी किस्मत की कामना करने और वैवाहिक जीवन की नई यात्रा की ओर दंपति को आगे बढ़ाने के लिए कार या डोली में उसकी विदाई को संपन्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप कुछ इस तरह से जो है आपको जो है लिखना है वैवाहिक समारोह में विदाई का दृश्य। यहाँ आपका हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, इसी के अथवे में था। पहला क्वेश्चन इस तरह आपका खत्म हो जाता है। दूसरे पे आते तो दूसरा कहा गया है दिल्ली विद्युत बोर्ड में जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है कुछ पद जो है रिक्त है यानी बचे हुए। अपनी योग्यता का उल्लेख करते हुए इस पद पर जो है नियुक्ति हेतु जो है आपको आवेदन पत्र लिखना है, यानी हिंदी में आपको क्या लिखना है, जॉब लेटर। यहाँ पे आप उत्तर में लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, उसके बाद डेट आ जाएगा आपका
फिर जहाँ पे आपको जो है जो एड्रेस उसका है वो लिखना है। फिर विषय क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर पद हेतु जो है आवेदन पत्र। और यहाँ से जो है आपका नीचे से जो है महोदय नैतिक समाचार पत्र में जो है आपने ये देखा विज्ञापन, और कि दिल्ली विद्युत बोर्ड में कंप्यूटर जो ऑपरेटर है उसके लिए कुछ पद जो है रिक्त है। मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना जो कार्य है वो पूर्ण लगन और परिश्रम से करूंगा। ठीक है, परिश्रम और निष्ठा से करूंगा। आशा है आप मेरे आवेदन पर ध्यान पूर्वक विचार करेंगे। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव आदि विवरण सहित अपना सब संलग्न कर रहा हूँ। भाव दिए, फिर इसके बारे में आप बता देंगे क्या क्या आप देने वाले हैं। सबृत शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां और पासपोर्ट आकार फोटो। यहाँ पे सबृत में आपको, अगर आपने जॉब लेटर देखा होगा तो अपने बारे में, ठीक है, एक आपने देखा होगा सबृत हिंदी में कहते हैं। और पहला इसमें जो है नाम, आपका नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, ठीक है, और जन्म तिथि आ जाएगी और स्थायी पता आ जाएगा। यहाँ पे जो है अगर दे रखा है उन्होंने क्वेश्चंस में तो आपको वही नोट करना है, बाकी नहीं दे रखा है तो आप कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं। आगे आपका शैक्षिक योग्यता आपको डालनी होती है, जहाँ पे आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और कौन से बोर्ड से करी है, किस वर्ष में करी है और कितने नंबर आए थे, कितने प्रतिशत आए थे आपके। तो कुछ इस तरह, जैसे 10वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड से करी है 2015 में 80% आए थे। दूसरा 12वीं कक्षा करी है वो भी सीबीएसई बोर्ड से 2017 में 90% आए थे। फिर हिंदू ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ग्रेजुएशन किया है और 2020 में किया है, आप ये डाल सकते हैं इतने। और कंप्यूटर कोर्स किया है आईटीआई से 2021 में, ये आप चीजें इसके अंदर डाल सकते हैं। अन्य योग्यता भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। कार्य अनुभव के बारे में आप बता सकते हैं, भाषा ज्ञान के बारे में। संपर्क व्यक्ति, आप किसी भी दो जो है संपर्क व्यक्ति का जो है इसके अंदर अपना उनका नाम डालते हैं और लास्ट में डेट और आपके साइन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरह से जो है जॉब लेटर हो जाता है। तो ये आपको इस तरह से जो है जॉब लेटर लिखना है, एग्जाम में भी लिखना है और आपके सैंपल पेपर का आंसर भी है। आगे आते, तो इसी के 8वें में जो क्वेश्चन पूछा गया था दूसरे में, कि ऑनलाइन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की घटती शारीरिक गतिविधियों की समस्या पर आपको क्या है, चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय है के सचिव को जो है पत्र लिखना है। ऑनलाइन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की घटती शारीरिक गतिविधियों की समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव को जो है आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पे सेवा में माननीय सचिव महोदय शिक्षा मंत्रालय, यहाँ से आप ऐसे स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, विषय क्या है, ऑनलाइन शिक्षा से जो है विद्यार्थी को हो रही शारीरिक समस्याओं के संबंध में जो है आपको पत्र। मान्यवर, फिर इसके बाद जो है अपना आप स्टार्ट कर देंगे कि सविनय निवेदन यह है कि आपका नाम क्या है। मेरा, अगर नाम आपको दे रखा है सब कुछ क्वेश्चन में तो वही लिखना है, वरना आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली के कश्मीरी गेट का रहने वाला हूँ। मैं आपको ध्यान इस समस्या या शिकायत की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। जब हमारे यहाँ महामारी आई है एवं लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके कारण जो है, ठीक है, आप लिख दोगे ऑनलाइन शिक्षा जो है, मतलब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, जो काफी हद तक सही है, लेकिन मैं इस छोटे बच्चों को बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। ऑनलाइन शिक्षा से जो है थोड़ा थोड़ा गलत प्रिंट जो राइट हो गया है, ठीक है। तो वहां पे जो है आप डाल सकते हो, इसका जो है छोटे बच्चों पे जो है बहुत खराब असर पड़ रहा है। बच्चे ऑनलाइन क्लास के कारण घंटों मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों और जो स्वास्थ्य पर बुरा जो है असर पड़ता है। और यही नहीं, बल्कि जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सारी चीजें है, लैपटॉप है, इनसे क्या होता है, आप लिख सकते हो कि बच्चे क्या है, उनकी आदत लग जा रही है उन्हें, और जिनसे वो जो है मोबाइल में तरह तरह की जो है, मतलब ज्यादा समय जो है मोबाइल में व्यतीत करने लगे। आजकल गेम्स है वो सब मोबाइल में उन्हें ऑनलाइन के, मतलब ऑनलाइन क्लास से ही उन्हें जो है मोबाइल में पता चल जाता है। बहुत सारी चीजें डाल सकते हो आप, और ये भी डाल सकते हो कि ऑनलाइन जो पढ़ाई है उससे बच्चों के शारीरिक तो असर पड़ा ही है, साथ ही जो है ऑनलाइन से उन बच्चों का पढ़ाई में विनाश हुआ है जिन बच्चों के पास वो व्यवस्था नहीं थी जो ऑनलाइन थी। बाकी ये शारीरिक समस्या के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था, लेकिन आप एक दो लाइन ये भी डाल सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से क्या बच्चों में तनाव, चिंता और समस्या बढ़ रही है। माता पिता ये देखते कि उनके बच्चे अब आक्रामक या गुस्सैल हो गए। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से
बच्चों में कई तरह की शारीरिक समस्याएं जैसे शारीरिक तनाव, आंखों का तनाव, कमर दर्द, सर दर्द, चिड़चिड़ापन, मोटापा, तनाव, नींद न आना आदि का सामना करना पड़ रहा है। यदि बच्चों को इस ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक दिन तक दिया जाएगा तो शायद कुछ ही हद सोचने उनकी सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति कम होती चली जाएगी, जो कि बच्चे तथा उसके भविष्य के लिए सही नहीं है। इसे रोकने के लिए ऑनलाइन शिक्षा में सुधार कर उसे और अच्छा बनाया जाए या स्कूल खोले जाए, जिससे बच्चे अच्छी तरह जो है पढ़ाई कर सके। फिर ये आप अपने बारे में लिख दोगे। अंत में मेरा यह आग्रह अनुरोध है, उपरोक्त समस्याओं शिकायत और अति शीघ्र ध्यान देकर राहत पहुंचाए। आपकी अति कृपा होगी। भवदीय धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से जो है इसमें लिख सकते थे। तो ये आपके दो लेटर थे, एक जॉब लेटर था और एक आपको जो है प्रॉब्लम आपने फेस करी थी, उसके ऊपर आपको लिखना था पत्र। आगे आते हो क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, महिलाओं पर होने वाले जो घरेलू उत्पीड़न है उसके लिए आपको क्या है, जांच समिति का जो है प्रतिवेदन लिखना है। तो महिलाओं पर होने वाले, ये आपका 3 नंबर का है। ठीक है, ऊपर वाले मैंने आपको नंबर यहाँ जो है दिखा दिया है। ठीक है, ये आपका जो है जैसे ये 4 नंबर का है आपका, ये 4 नंबर का है, तो नीचे वाला अथवा भी 4 नंबर का ही होगा। ऊपर वाला जैसे ये 4 नंबर का था तो ये इसका अथवा भी 4 नंबर का ही होगा। चलते हैं अब आगे क्वेश्चंस की तरफ। आगे आपका था, ये आपको जो है प्रतिवेदन तैयार करना था महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित। तो महिलाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया और महिलाओं के प्रति अपराध की गंभीर घटनाओं के कतिपय मामलों की स्वयं भी जांच पड़ताल करता रहा है। आयोग जांच के अपने निष्कर्षों को संबंधित राज्य सरकारों के साथ साथ इस मंत्रालय को भी बताता रहता है। ठीक है, ये आप लिख दोगे यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आप देख सकते हो। वैसे तो आपका सेम क्वेश्चंस आता नहीं है पेपर में, मतलब आता तो है, मतलब सैंपल पेपर है, क्या पता ना ना आए या आ भी जाए। ठीक है, तो आप एक बार जरूर पढ़ लेना इसे। और प्रतिवेदन आएगा आपका, ठीक है, प्रतिवेदन आएगा, लेकिन क्या पता टॉपिक चेंज हो जाए। प्रतिवेदन तो 100% आएगा आपका, जो भी सैंपल पेपर में जिस अनुसार दिए गए क्वेश्चन वो क्वेश्चन आएंगे। जैसे लेटर है आपका, लेटर आएगा, टॉपिक आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे फिर अथवे में आते, तो अथवे में दिया गया था आपको जो है क्या तैयार करना था, कार्यवृत्त तैयार करना था। आपकी जो विद्या मतलब 21 फरवरी 2022 को विद्यालय में जो है मातृभाषा दिवस जो है मनाने हेतु आयोजित बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई, जो निर्णय लिए गए, उनका कार्यवृत्त तैयार कीजिए। तो यहाँ पे जो है मातृभाषा दिवस मनाया गया था। फिर आप जो है कुछ इस तरह जो है लिखेंगे, 21 फरवरी 2022 को विद्यालय मातृभाषा दिवस मनाने हेतु आयोजित बैठक में, यहाँ आप नहीं आएगा। ठीक है, बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची इस प्रकार है। पहले तो आप ये बता दोगे कौन कौन से जो सदस्य इसमें भाग ले रहे, तो यहाँ उनके नाम आप लिख सकते हो, ज्यादा नहीं, 4-5 जितने भी नाम हो आप लिख देना अपनी मर्जी से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप कार्यवाही का आरंभ अध्यक्षता द्वारा अपने सभी सदस्यों का स्वागत करने से हुआ। इसके पश्चात उन्होंने अपने अनुभवों से अवगत कराया, जिससे हम अपने वार्षिकोत्सव को अधिक प्रभावशाली और सफल जो है बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख दोगे, कार्यवृत्त जो है आप कुछ ऐसे तैयार कर सकते हो। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, बाकी आप इसे जरूर पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, आगे चलते, ज्यादा टाइम ले लेंगे तो बहुत लंबा ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे देख सकते हो। इसे आपको जो है एक बार ये सैंपल पेपर को एक बार को तो जरूर आपको जो है कॉपी में नोट करना है, आंसर के साथ प्रैक्टिस करनी है सभी की। जैसे आपका जॉब लेटर हो गया, आपका कार्यवृत्त तैयार करना हो गया। ठीक है, इन सब का जो है आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी क्वेश्चन आंसर पे हम जो जाएंगे तो वहां आपको प्रैक्टिस नहीं, वहां पे आपको रीडिंग वाला सेक्शन आता है जिसमें आपको मतलब बुक पढ़ना होता है। ठीक है, अब ये पूछा गया है परिपत्र या सर्कुलर क्या होता है, तो उत्तर इसका यहाँ है, सरकारी या निजी संस्था में जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें लागू करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को पत्र जारी किया जाता है, जो परिपत्र या सर्कुलर कहते हैं। इसमें निर्णय को कार्यान्वित करने के निर्देश भी होते हैं। यहाँ पे 2 नंबर का था ये, और यहाँ पे आप इजी लैंग्वेज में समझ लो कि जो होता है परिपत्र या सर्कुलर, आपके स्कूल में भी आपके टीचर आते होंगे तो बताते होंगे नया सर्कुलर आया है, जिसके अनुसार कुछ भी मतलब वो बताएंगे आपको कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो सर्कुलर क्या होता है, सरकारी हो गया या निजी संस्थाएं जो भी है
उनके द्वारा जो है आने वाले जो भी पत्र होते, मतलब एक तरह से ऑर्डर होते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, उन्हीं को सर्कुलर कहते हैं। आगे आते हैं तो अनुषांगिक टिप्पणी से आप क्या समझते हैं? तो सहायक टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है तो टिप्पणी पर संबंधित अधिकारी का मत अनुषांगिक टिप्पणी कहलाता है। अनुषांगिक टिप्पणी प्राय संक्षिप्त होती है किंतु अहमियत की स्थिति में यह विस्तृत भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में से आपको एक करना था, ये 2 नंबर का था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक अच्छे प्रतिवेदन को लिखने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? 4 पॉइंट आपको बताने थे, तो यहाँ पे उत्तर है। पहले तो आपको क्या है कि एक रूपरेखा तैयार कर लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा, तथ्यों का संकलन। तीसरा, विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन। विचारों की जो है प्रामाणिकता। ठीक है, विषय केंद्रित अध्ययन, सही निर्णय, अनावश्यक विस्तार से बचना। अगले पे आते हैं, तो इसी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आपको कोई 4 बताने थे, तो यहाँ पे आगे है पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। वर्तमान समय में पटकथा लेखन में कंप्यूटर का प्रयोग जो है होने लगा है। कंप्यूटर पे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा का प्रारूप बनाया होता है। सॉफ्टवेयर पटकथा में सुधार लाने के सुझाव भी प्रस्तुत करता है, हालांकि इन्हें मानना न मानना लेखक की जो है इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो है आपके जो 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, ये आपको लिखना था। आगे आते हैं, अब आता है सेक्शन आपका बी, जहां पे आप खंड ब कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो जाता है, जो आपकी बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे आपको। 6 नंबर का ये था, तो 3-3 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। क देखते, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते? इसका आंसर आपको बताना है, यहाँ आपके सामने आंसर लिख दिए गए। रिश्ते के न खुलने का कारण है रिश्तों पर गरीबी की मार का पड़ना। गरीबी के कारण ही घर के लोग एक दूसरे से खींचे खींचे रहते हैं, वे खुलकर बात नहीं कर पाते। आर्थिक दबावों ने पारिवारिक रिश्तों की मधुरता को समाप्त कर दिया गया है। सभी एक दूसरे से नजरें बचाते फिरते हैं, आत्मीय होते हुए भी खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपने जाना कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, किसकी वजह से? एक ही कारण है, वो है आर्थिक स्थिति खराब होना, गरीबी होना। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। इसी में आगे पूछा गया था क्वेश्चन, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, इस पंक्ति में निहित आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब आपको बताना था। तो इन पंक्तियों का आशय है कि चंचल और युवा हिरन अपनी ही नाभि में बसी हुई कस्तूरी की मस्त कर देने वाली सुगंध के पीछे दौड़ दौड़कर इधर उधर जाता है और उसे कहीं भी ना पाकर खींच उठता है। उसे स्वयं पर चिढ़ हो जाती है। वास्तव में कस्तूरी की गंध उसकी नाभि से ही निस्तृत होती है, लेकिन भोला हिरन इस सत्य से अपरिचित होता है। उसकी उस गंध को पाने के लिए भागता रहता है। कवि ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा है और उसकी कल्पना आंखों में संयोज हुए है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह लिख देंगे। 3-3 नंबर का था। तीसरा जो ग पूछा गया है, जाग तुझको दूर जाना है, कविता में अमरता सूद का संबोधन किसके लिए और क्यों आया है? तो कविता में अमरता सूद का संबोधन संघर्ष करने की क्षमता से संपन्न मानव समूह के लिए हुआ है। जीवन पथ पर चलते रहने वाले मनुष्यों को तमाम तरह की समस्या, कठिनाइयों आदि का सामना करना पड़ता है। संघर्ष में लगे लोगों की जो जाने जाती है, किंतु संघर्ष करने की क्षमता कभी कुंद नहीं पड़ती। मानवीय चेतना की मृत्यु हो सकती है, उसके लिए आलस्य या आकर्मण्यता मृत्यु के समान है। इसलिए कवित्री महादेवी वर्मा अमरता सूद का संबोधन चेतनाशील और संघर्षशील मनुष्यों के लिए करती है। ठीक है, तो यह आप इसका आंसर बता दोगे कि नहीं? 2 का आंसर बताना था, मैंने आपको तीनों का यहाँ पढ़ के बता दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, 2 नंबर का है। तो पहला क्या पूछा गया का? वो पूछा गया है कि सब आंखों के आंसू उजले विशेषण का प्रयोग महादेव वर्मा ने किस संदर्भ में किया है और क्यों? तो कवित्री महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग
उनकी पवित्रता की भावना को दर्शाने के लिए किया है, क्योंकि सभी की कल्पनाओं में सत्य पलता है, अर्थात वे आधारहीन नहीं होते। इसी के अथवा में पूछा गया था आपसे कि पूछा गया है कुबेर और कालिदास के मेघदूत का आपस में क्या संबंध है? बादल को घिरते देखा है कविता के आधार पर जो है स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे और इसका आंसर कुछ इस तरह आप लिख लेंगे। उत्तर आपका आ जाएगा कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में धनपति कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष का जो निर्वासन दंड दिया था, उस अवधि में यक्ष ने मेघ यानी बादल को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास अपना संदेश भेजा था। ठीक है, तो ये आप जो है यहाँ पे आपका 2 नंबर का था, अथवे में था, इस तरह से कर लेंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। क्वेश्चन नंबर 7वां है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है 50 से 60 शब्दों में। 6 नंबर बोला गया है तो 3-3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ज्योतिबाई फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों किया नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ज्योतिबाई फुले थी, उनका नाम जो है समाज सुधारकों की सूची में क्यों शामिल नहीं किया गया था? तो क्या कारण थे यहाँ देख लेते। भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं। उस सूची में ज्योतिबा फुले को जो है शुमार नहीं किया जाता। इसका कारण था इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे और ज्योतिबा ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों का कायम रखने वाली तत्कालीन शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। वे ब्राह्मणवादी मानसिकता पर प्रहार करते थे। तो मेनली सब बातें जो जो बताया है जिन्होंने लिखा है कि हमारे जो समाज सुधारक थे वो कौन थे, तो वो कौन थे? उच्च वर्गीय लोग थे जो लिखे उन्होंने कि कौन कौन थे। तो जिसके कारण जो है ज्योतिबाई फुले का नाम जो है नहीं आ पाता है, क्योंकि जो लोग थे बोलने वाले, बताने वाले, लिखने वाले वो उच्च वर्गीय समाज से थे। तो उनके सामने जो उन्होंने जो है इनको अहमियत नहीं दी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा ख है चल ये लोग महारा घर ना बनने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर खानाबदोश कहानी की पूरी संवेदना स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जो है खानाबदोश कहानी में मानो और सुकिया अपने मकान के लिए प्रयास करते हैं, किंतु समृद्ध लोग उनके जो सपने हैं उसको चकनाचूर कर देते हैं। ये उनका घर ना बनने देने के प्रयत्न में लगे रहते। यद्यपि मजदूर ही पूंजीपति वर्ग के आलीशान महलों में खड़ा करते हैं, पर मतलब मजदूर ही जो है पूंजीपति जो अमीर लोग होते हैं उनके घरों को बनाते हैं, खड़ा करते हैं, पर उनके जीवन में एक झोपड़ी का सपना भी सपना बनकर रह जाता है। पूंजीपति वर्ग नहीं चाहता कि श्रमिक वर्ग जो है सुख चैन की जिंदगी जिए, वह उसे अपना मोहताज बनाए रखना चाहता है। यही कहानी की मूल संवेदना है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे बात की गई है कि जो है घर बनने नहीं देंगे, तो इसका बताया उन्होंने कि गरीब जो है यानी मजदूर जो है वो खुद अमीरों को घर बनाता है, परंतु ये जो अमीर है वो उनके घर नहीं बनने देते। ठीक है, तो पूंजीपतियों के बारे में यहाँ कहा गया है। आगे चलते हैं, आपका ग आया है मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर आएगा आपका मूलतः मनुष्य संवेदनशील जो प्राणी है, उसमें करुणा की भावना विद्यमान रहती है, पर वह गूंगेपन की स्थिति में रहता है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में मनुष्य की करुणा की भावना, जिम्मेदारियों से बचने की प्रवृत्ति, कृत्रिम सुखों को खोने का भय, स्वयं किसी विपत्ति में फंसने की आशंका आदि कारणों से मुखर नहीं हो पाती। ठीक है, ये सब कारण होते हैं और ये रियलिटी है कि जो अपने आजकल का इंसान क्या है, गूंगेपन की तरह इनके अनुसार जो कहा गया है कविता में कि गूंगापन है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर क्या है, किसी को खोने का भय होता है, स्वयं किसी विपत्ति यानी खुद जो है किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, इसलिए दूसरे की सहायता तक नहीं की जाती है आज के समय। वह अपनी उस भावना के अनुरूप उसे व्यवहार रूप में नहीं ढाल पाता। वह व्यवहार में संवेदनहीनता को दर्शाता है। वह गूंगे बहरों के प्रति अपनी करुणा को व्यवहारिक रूप से नहीं दे पाता। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर से लिख लेंगे। ये आपका हो जाता है 3 और इसमें से किसी 2 का आपको आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर जो है 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। तो पूछा गया क्वेश्चन का है असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिखर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था? तो असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर जो सूबे सिंह था वो बिफर पड़ता है,
क्योंकि सूबे सिंह सामंती प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो किसनी के बाद मानव को अपनी कुत्सा का शिकार बनाना चाहता है। वह अपनी मंशा पूरी न होने के कारण गुस्से में आता है। उसे लगता है कि जसदेव उसकी मनमानी को रोकने का दुस्साहस कर रहा है। इसी कारण वह जसदेव को मार मार कर अधमरा कर देता है। ठीक है, तो ये रीजन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपका ख आता है इसी में। आगे ख को देख लेते हैं क्या पूछा गया है ख में। कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? तो इस कहानी का शीर्षक गूंगा न होकर गूंगे है, क्योंकि इस कहानी का मुख्य पात्र उन सभी गूंगों का प्रतीक मात्र है जिसकी संवेदनाएं मर गई है, जिसके माध्यम से लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। यह कहानी मानव की शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाती है कि सभी लोग समाज में दिव्यांगों को बहु सामान्य मनुष्य की तरह समझे और उनके साथ मानवीय व्यवहार करें। ठीक है, तो इसका आप राइट आंसर ऐसे लिखोगे। आगे आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है 1 नंबर का है। ठीक है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना आपको। 1 नंबर का है, मैं मकबूल का अपने परिवार में किससे सबसे ज्यादा लगाव था? तो उनका सबसे ज्यादा लगाव क्या किससे था? दादाजी से था। ठीक है, इसी में अथवे में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन है कि शरत और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव की कोई एक समानता लिखनी है। तो दोनों पुस्तक प्रेमी थे, एक समानता आप लिख सकते हो। आत्मसम्मानी लेखन के शौकीन थे, सौंदर्य बोध युक्त। ठीक है, तो आप दोनों पुस्तक के प्रेमी, आत्मसम्मानी, ये दोनों चीजें आप याद कर सकते हो। आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका इसी का जो है 9वें का ख आता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वें का क चला गया। अब ख में कहा गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको 50 से 60 शब्दों में, और 6 नंबर का है, यानी 3-3 नंबर के होंगे। पहला पूछा गया है मकबूल के बचपन की किसी एक शरारतपूर्ण घटना का वर्णन करना आपको। तो मकबूल जब दुकानों पर बिठाया गया तो उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग पर ही रहता था। उसे ना तो चीजों की कीमतें याद रहती थी और न ही कपड़ों की पहनाई का पता रहता। हिसाब में 10 रुपए लिखता तो किताब में 20 स्केच बनाता था। वह जनरल स्टोर पर बैठे बैठे सामने की गुजरने वाली मेहतरानी का स्केच बनाता था। बोरी उठाए मजदूर की पंच वाली पगड़ी का स्केच बनाता था। पठान की दाढ़ी का स्केच, बुर्का पहनते औरतों का स्केच तथा बकरी के बच्चों का स्केच बनाता रहता था। तो किसी एक शरारत का आपको घटना करना था, इसमें कई सारी है, आप लिख सकते हो कोई एक। आगे आते हैं दूसरे पे। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह है आपका कि आवारा मसीहा पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के और वर्तमान समय के पढ़ने लिखने के तौर तरीकों में क्या अंतर है। आप पढ़ने लिखने के कौन से तरीकों को के पक्ष में है और क्यों? तो अंतर उस समय की आदर्शवादी पुस्तकों के स्थान पर वर्तमान समय में बहुउपयोगी, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षकों को का कठोर अनुशासन के साथ स्थान पर जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, शारीरिक दंड की अपेक्षा प्यार से समझा कर व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करना, जीवन के किसी एक क्षेत्र की शिक्षा के स्थान पर सर्वांगीण जो विकास है उस पर बल देना। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते थे। आगे देखते हैं, ये आपके अपने मन से पूछा गया क्वेश्चन था, आप अपने ऊपर ही इसको बताते। कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, उसमें अब क्या बदलाव आया है, क्वेश्चन है आपका। और इसका आंसर होगा कला के प्रति लोगों का नजरिया अच्छा नहीं था। उसे कई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। कोई भी पिता अपनी संतान को कला की तालीम नहीं दिलाना चाहता था। कला को काम की वस्तु नहीं माना जाता था। इसे समय बर्बाद करने वाला जो है माना जाता था। अब कला के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। अब कलाकार को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अच्छे कलाकार की पेंटिंग काफी महंगे दामों में बिकती है। कलाकार को एक अच्छा व्यवसाय भी मान लिया गया है। ठीक है, तो ये नजरिया चेंज हो गया कलाकार के प्रति। तो ये था आपका पूरा हिंदी का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आपके मेन जो पेपर होने वाले उसमें। तो ये था आपका हिंदी का पेपर सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पूरा पेपर, किस तरह से आपके लेटर थे, किस तरह से आपके क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक का बटन होगा, लाइक क्लिक कर दीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो।
ताकि जो हमारे वाले आने वाली जो नई वीडियोस है वो आप देख पाओ। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।